स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स के बारे में। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। यूपी में मदरसों से जुड़ी एक अहम खबर से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 21 अक्टूबर को केंद्र सरकार और राज्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता वापस लेने और सभी मदरसों का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR द्वारा जारी संचार पर कार्यवाही करने से रोक दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने NCPCR की कार्यवाही को चुनौती देने वाली इस्लामी मौलवियों के संगठन जमीयतुल उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश पारित किया। 7 जून 2024 को NCPCR ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि RTE अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता वापस ले ली जाए। 10 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को NCPCR के निर्देश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। इन फैसलों को संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षा प्रदान करने के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगली महत्वपूर्ण खबर में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। अदालत ने 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बयान दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। पीठ बलराम सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तावना में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1939 को की गई एक घोषणा थी और इसीलिए ये चिन्हित करना गलत था कि वर्तमान प्रस्तावना के अनुसार भारतीय लोग 1949 में भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए सहमत हुए थे। जवाब में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों को अलग अलग ब्रैकेट यानी कोष्ठक द्वारा चिन्हित किया गया था और इसीलिए ये सभी के लिए स्पष्ट था कि उन्हें 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। न्यायाधीश ने आगे बताया कि संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए थे। अंततः मामले को 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 21 अक्टूबर को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें PM नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में उनकी टिप्पणी पर रजिस्ट्रार द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को चुनौती दी गई थी। उन्होंने अपनी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में सह अभियुक्त संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ये देखते हुए कि न्यायालय को एक समान दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, पीठ ने कहा कि वो संजय सिंह की याचिका में अपनाए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल के मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
साथ ही पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सभी विवादों को मुकदमे में तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है और कोर्ट मामले की योग्यता पर नहीं गया है। एएनआई बनाम विकिपीडिया मामले में आ रहे नवीनतम अपडेट में दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को सूचित किया गया कि विकिपीडिया ने लंबित कार्यवाही पर आदेश अनुसार पेज हटा दिया है। समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी एएनआई ने प्लेटफॉर्म के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने समय पर टेक डाउन आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए विकिमीडिया फाउंडेशन, जो विकिपीडिया को होस्ट करता है, के खिलाफ एएनआई द्वारा दायर एक नई अवमानना याचिका को बंद कर दिया। पीठ ने विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर भी आज सुनवाई की, जिसमें उसे एएनआई विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले 3 व्यक्तियों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी की कि मुकदमे में वादी एएनआई के खिलाफ बहुत गंभीर आरोपों का खुलासा करता है और किसी समाचार एजेंसी के लिए खुफिया एजेंसी की कठपुतली या सरकार की कठपुतली कहे जाने से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे मामले में जहां एक मुवक्किल के लिए माफी मांगने यानी रेमिशन के लिए झूठे बयान दिए गए पाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 21 अक्टूबर को एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के आचरण पर दिशा निर्देश तय करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने इस मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एस मुरलीधर को न्यायमित्र यानी एमिकस क्यूरे नियुक्त किया। वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा और एओआर जयदीप पति ने झूठे बयानों के संबंध में मामले में हलफनामा दायर किया था। पीठ ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता और एओआर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि SCAORA यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्राधिकारी अपने सुझाव देने के लिए न्यायमित्र के साथ बातचीत कर सकते हैं। मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार जनता दल सेक्युलर के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार जनता दल सेक्युलर के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत याचिका पहला मामला पर 19 सितंबर को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 26 सितंबर को अदालत ने रेवन्ना द्वारा दायर 2 अग्रिम जमानत अर्जियों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। रेवन्ना ने पहले तर्क दिया था कि इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी हुई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गिरोह को दंडात्मक कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत को केवल इसीलिए नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उसके कथित गिरोह के सदस्य ने और अपराध किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ये टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि हिरासत के आदेशों को कई बार बढ़ाया गया है। राज्य ने याचिकाकर्ता के सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर की गई अवैध गतिविधि के आधार पर विस्तार को उचित ठहराया है। हालांकि अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को अपराधों से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। याचिकाकर्ता रतलाम हत्याओं के लिए जिम्मेदार गैर कानूनी सभा का सदस्य नहीं था, जिसका इस्तेमाल उसकी चल रही गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट
www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।